दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को मारने की कोशिश और साजिश की गई है। जब आपने ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei को मार दिया, बेटा क्या चीज है? आपने तो बाप को ही छीन लिया ईरान से। दोस्तों, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं अयातुल्लाह खamenei, उनको एलिमिनेट कर दिया गया था इजराइल की मदद से। और इजराइल ने पूरे ईरान के अंदर जितने भी कैमरा सर्विलांस थे उनको हैक कर रखा था। उनके ऊपर साइबर अटैक से कोशिश करके पूरी तरीके से उनको कैप्चर किया हुआ था। एक एक पल पल की खबर जो है वो इजराइल के पास में थी और इजराइल जो है उसको ट्रांसफर कर रहा था अमेरिका को। मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद कैसे हासिल किया था, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्लेन हाईजैक हुआ था और वो प्लेन इजराइल से गया था और इजराइल से जाने के बाद उसका डेस्टिनेशन यूरोप की कंट्री थी, आई थिंक इटली थी या जर्मनी के आसपास, जर्मनी था। तो वो जो प्लेन था वो हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करने के बाद उस प्लेन को बचाने का मतलब जो हाईजैकर्स थे उनको मारने का, बचाने का जो प्लान था वो बेंजामिन नेतन्याहू के भाई का था। और भाई ने अपनी जान पर खेलकर उन सभी लोगों को बचाया था। इसी बिहाव पर, इसी सांत्वना पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इलेक्शंस जीत लिए कि मैंने अपने भाई की कुर्बानी दे दी है अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ना? ये बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली में क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने अब वापस से एक और हो सकता है कि चाल चली हो सांत्वना बटोरने के लिए। भारत में भी कई बार ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लीडर जब मरता है, उसकी लीडर के मरने के बाद जो वोट बैंक जो है उसके लिए कई काम जो है चलते हैं। हर देश में होता है, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार हमने जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी स्पीच में सुना है कि मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, मैंने अपने पति की कुर्बानी दे दी, इस तरीके से सुनते आए हैं। अब मैं कोई पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है और ये पॉलिटिशियन जो है करते भी हैं ऐसा। कोई रिश्ते नाते सब पीछे हैं। वो एक पॉलिटिकल पद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, इनके नजरिए से, हमारे नजरिए से नहीं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के देश में क्या चल रहा है वो सुनिए। इजराइल की जो संसद है उसको नेसेट कहा जाता है, ठीक है? वहां पर टोटल 120 सीट्स हैं। अब उन 120 सीट्स में से बेंजामिन नेतन्याहू को अगर सरकार बनानी है तो 60 के ऊपर सीटें उनको जीतनी होगी। अगर 60 के ऊपर सीटें जीतनी है तो कोशिश बहुत करनी पड़ेगी। अब यहां पर परेशानी क्या है? आखिरकार कौन सी सांत्वना इनको चाहिए? और आखिरकार इजरायली पीएम ने ये एक आरोप क्यों लगाया है ईरान के ऊपर कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश की जा रही है? कितने बेटे हैं वो तमाम बातें हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इजरायली पीएम प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्लेम ऑन मंडे दैट ईरान अटेम्प्ट टू असैसिनेट हिज सन। ईरान ये कोशिश कर रहा है कि उनके बच्चे को वो मार दें, है ना? मार सकते हैं। एक फोन इंटरव्यू के अंदर इजरायली चैनल है 14, चैनल 14 है, उसको एक इंटरव्यू में कहा गया कि समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड, ईरान टारगेटेड वन ऑफ माई सन और भी हैं। ईरान ट्राई टू किल वन ऑफ माई सन्स, मतलब जो बच्चे हैं इनके, नेतन्याहू के 2 सन हैं, अवनेर और यार, है ना? अवनेर और येर। ये कहा जा रहा है कि इनके जो एल्डर सन हैं उनको हो सकता है टारगेट किया जाए। कह रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। कहां पर है ये दोनों सन, दोनों बच्चे कहां पर है? एक तो है मियामी के अंदर, और एक अभी इजराइल के अंदर ही है। ये जो मियामी के अंदर है इसने 2024 में ही अपने देश को छोड़ दिया था, इजराइल को, और मियामी के अंदर ये रह रहा है। अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये दोनों ही जो बेटे हैं, ये कहते हैं कि पॉलिटिशियन के जो बच्चे हैं वो शुरुआत से ही सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। जब भी इलॉन मस्क वगैरह ये विजिट करते हैं इजराइल के अंदर तो ये सभी लोग उनसे मुलाकात करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। तो ये सब कुछ इनके बीच में चलता है। ये पत्नी है, ये 2 बच्चे हैं, अवनेर और येर। ओके, अब एक्चुअली में क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इनको चाहिए टोटल 60 सीट्स या 60+1 सीट चाहिए, 50% प्लस 1 सीट चाहिए, क्योंकि टोटल नेसेट के अंदर 120 सीट है। अब इनके पास में जो बहुमत है, जो कॉन्फिडेंट है जिन सीटों के ऊपर, वो 34 सीट्स हैं। 34 सीटों पर तो ये कंफर्म है ना? समझिए इस गणित को, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में 120 सीट्स हैं तो 60+1 सीट्स इनको चाहिए अगर वापस इनको पीएम बनना है। अब प्रॉब्लम इसी के अंदर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 34 सीट्स पर तो ये कंफर्म है, 36 सीट पर
हाँ 34 सीट्स पर 34 सीट ही कह रहे कि भाई 34 सीट तो मैं बना ले जाऊंगा, 34 सीट जो है वो तो मैं क्या कर लूंगा, बना ले जाऊंगा। बाकी जो 26 सीट है वो मुझसे नहीं हो पाएगी, इसीलिए इनको कोalition गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, गठबंधन की सरकार की जरूरत पड़ेगी, और इस 26 सीटों की सांत्वना के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। कौन? विपक्षी जो पार्टियां हैं वो। क्या ये वापस से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है नहीं, ये जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, कारण क्या है और विपक्ष क्या कहता है वहां पर? विपक्ष ये कह रहा है कि भाई तुम इजराइल हो, तुम इजराइल के पीएम हो, तुम्हारे ऊपर यहां पर हिजबुल्ला बैठा हुआ है, यहां पर नीचे हमास बैठा हुआ है, यहां पर हुतीज बैठे हुए हैं, तीनों एच, हिजबुल्ला, हमास और हुतीज, है ना, ट्रिपल एच यहां पर बैठे हुए हैं। क्या आपने इनको खत्म किया? जवाब है नहीं। और जो भी सरकारें इजराइल के अंदर बनती हुई आई हैं उनका हमेशा इसी बात पर जोर रहा है कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, क्योंकि इजराइल को खत्म करने के लिए आए हैं, और अरब जो कंट्रीज हैं मैं इनको डाउन कर दूंगा, तब मुझे आप प्रधानमंत्री बना देना। नेतन्याहू ने भी यही वादा किया था कि मैं हिजबुल्ला को, हमास को और हुतीज को, ट्रिपल एच को मैं यहां से खत्म कर दूंगा। ऐसा हो नहीं पाया। इसीलिए आज जब भी ईरान के साथ में पीस टॉक साइन होती है, एग्रीमेंट होता है, तो इजराइल कभी भी हमला रोकता नहीं है हिजबुल्ला के ऊपर। उसको लगता है कि हमला रोका मैं हारा, हमला रोका मैं हारा, इसलिए वो रोकता नहीं है हमले को। वो कोई एग्रीमेंट नहीं मानता है, चाहे अमेरिका और ईरान ने क्यों नहीं किया हो। 19 जून 2026 को जब एग्रीमेंट हो चुका था, पेपर पर आ चुका था, साइन सब कुछ हो चुके थे, लेकिन फिर भी इजराइल ने अपना हमला हिजबुल्ला के ऊपर रोका नहीं। ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। तो ये बात है। अगर मान लीजिए कि वो सांत्वना नहीं मिले तो ये 26 सीट उनकी जा सकती है, और जैसे 26 सीट चली जाएगी तो फिर वो चुनाव हार जाएंगे। अब आते हैं हम लोग असैसिनेशन के ऊपर। देखिए मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि परेशानी तब नजर आती है जब खुद के ऊपर बीतती है, और कहते हैं कि जो हरी भरी घास को कोई चरने वाला जानवर है उसको हर जगह हरियाली नजर आती है। जिसके खुद के पास में पैसा होता है उसको लगता है कि हर जगह पैसा ही पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसा लगता है। और जिसने अब तक पॉलिटिकल राज किया उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसके बच्चों पर बनाई तो कहा कि नहीं, ये तो गलत कर रहा है ईरान, ये तो गलत कर रहा है। आप मुझे बताइए गलत है क्या? इसके अंदर कुछ गलत है। ईरान के अंदर, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सब कुछ जो है चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने एलिमिनेट कर दिया है ना, बंकर बस्टर्स मिसाइल्स वहां पर आपने B2 बॉम्बर से वहां पर दागी, पूरे ईरान तहस नहस हो गया, बच्चे मारे गए, स्कूल्स पर अटैक हुए। तब तो असैसिनेशन याद नहीं आया, आज ही क्यों? इसीलिए यह अफवाह है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद नहीं, हो सकता है कि कहानी गढ़ी हो कि यार मुझे सांत्वना मिल जाएगी मेरे बच्चों के नाम पर। हां मिल सकती है अगर असैसिनेट हो ही जाए तो, उससे पहले तो नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जो सिक्योरिटी सिस्टम इनके पीछे अब लगाया जाएगा, बच्चों के पीछे, वो कोई फैशन नहीं है, केवल इनके लिए सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, और ईरान को इजराइल कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है अब, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर चुनौती अमेरिका को भी दे डाली है कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक जान है। और जब डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रक में बैठकर भाग सकते हैं टर्की से नाटो सम्मेलन के अंदर, है ना, समिट के अंदर, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर तो बेंजामिन नेतन्याहू लगता ही क्या है, इसको तो इजीली, इसको तो बहुत डर होगा, इसीलिए हो सकता है कि एक प्लॉटिंग जो है वो की गई हो। कुल मिलाकर बात यह है कि आगे आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ हलचलें जो है तेज होने वाली है। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। और 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त रहा है। तीनों ही हमारे चैलेंज हाई डिमांडिंग में रहे हैं, और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, चुनौती ही आपके जीवन को बदल सकती है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।